नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। अभी तक हमने संधि विषय के दौरान संधि की परिभाषा, संधि कितने प्रकार की होती है और संधि कहाँ कहाँ पर होती है, उसका नियम क्या है, इन सभी के विषय में जानना था। एक बार मैं फिर से आपको याद दिला देती हूँ कि संधि की परिभाषा होती क्या है। संधि दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहा जाता है। दो वर्ण आपके स्वर और व्यंजन होते हैं, उनका जब मिलान होता है, परस्पर अदला बदली होती है और नया जो रूप बनता है, नया परिवर्तन होता है, तो वहाँ पर संधि होती है। फिर संधि के विषय में बताया था कि संधि के प्रकार हमारे तीन होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसके बाद आपको बताया गया था कि जो संधि होती है वो होती कहाँ पर है। तो संधि हम जब करेंगे उसका नियम क्या है। उसका नियम था, हमारे संधि में जब आपको बीच में प्लस का निशान दे दिया जाता है, जैसे इसको देखिए, एक बार पुस्तक प्लस आल्या है, ठीक है। तो जो पुस्तक है, जो प्लस से इधर वाला आपका वर्ड है, उसमें कितने भी वर्ण हो, कितने ही अक्षर हों, वो कहलाया जाएगा पूर्व पद। और प्लस से इस साइड वाला, इसको बोलेंगे उत्तर पद। और नियम क्या था, संधि का नियम था कि जो हमारा पूर्व पद का अंतिम वर्ण होगा उसमें, और हमारे उत्तर पद का जो प्रथम वर्ण होगा। कहने का मतलब क्या है कि प्लस से जो लेफ्ट साइड है उसका जो लास्ट वर्ड है, उसमें जो भी स्वर मिला है या व्यंजन होगा, उसमें प्लस के बाद जो फर्स्ट वर्ड है उसमें जो भी स्वर या व्यंजन होगा, उन दोनों को मिलाकर जो नया वर्ड बनेगा, जो नया परिवर्तन होगा, वो होता है संधि। ठीक है। फिर इसके बाद आपको उदाहरण से समझाया था कि कहाँ कैसे संधि होती है। आज हम स्वर संधि के विषय में पढ़ेंगे, क्योंकि स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, इनकी स्वर संधि के भी आगे भाग हैं, भेद हैं। तो हम आज स्वर संधि की परिभाषा और स्वर संधि के भेद कितने हैं और उसका पहला भेद है, उसके विषय में डिटेल से आपको डिटेल से समझाऊंगी मैं। तो पहले जान लेते हैं कि स्वर संधि की परिभाषा होती क्या है। स्वर संधि की परिभाषा है, दो स्वरों के परस्पर मेल को स्वर संधि कहा जाता है। क्या बताया? दो स्वरों के, यानी कि आपके जो पूर्व पद और उत्तर पद हैं, उसमें लास्ट में भी आपका क्या हो, स्वर हो। जैसे इसमें आ दे दिया ना, और इधर प्रथम वर्ण में भी क्या हो, स्वर हो, दोनों स्वर हों, तो जो मिलकर परिवर्तन होगा वो क्या कहलाएगी, स्वर संधि। ठीक है। फिर स्वर संधि के 6 भेद बताए हैं। एक बार हम जान लेते हैं कि ये 6 भेद कौन कौन से हैं, इनके नाम क्या हैं। पहला है हमारा स्वर संधि का पहला भेद है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यण संधि और पांचवा है अयादि संधि और छठा है पूर्व रूप संधि। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम स्वर संधि के इन सभी भेदों को एक एक करके इनके विषय में पढ़ेंगे, इनके उदाहरणों को देखेंगे, इनके नियम कहाँ लागू होते हैं, इनके नियम क्या हैं, हम एक एक करके अच्छी तरह इनको पढ़ेंगे। क्योंकि संधि क्या है, ये थोड़ी सी इनकी जो परिभाषाएं या इनके रूल हैं वो थोड़े से मुश्किल है, लेकिन बेटा मुश्किल कोई चीज़ नहीं होती। अगर आप प्रैक्टिस करोगे, इसका अभ्यास करोगे, तो ये आपके लिए इजी बन जाएगी। ठीक है। तो पहला जो आज है, आज स्वर संधि का पहला भाग दीर्घ संधि करेंगे हम। दीर्घ संधि, दीर्घ नाम लेने से ही स्पष्ट हो जाता है कि दीर्घ मीन्स बड़ा। ठीक है। अब बड़ा क्या, हम बड़े का अर्थ क्या लें, क्योंकि जब हम वर्णमाला पढ़ते हैं या वर्णमाला सीखते हैं, उसमें अक्सर हमारे को बताया जाता है कि
बड़ी ई, छोटी ई। ठीक है, तो जो जिनको बोलने में आपको जो मैंने स्वर बताए थे, इस स्वर के भी भेद होते हैं। ठीक है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत होते हैं। तो दीर्घ का मतलब क्या होता है? ह्रस्व से बोलने में जिन वर्णों में दो गुना समय लगता है, ठीक है, वो दीर्घ होते हैं। तो दीर्घ में आपके आ जाएंगे क्या? आ, बड़ी ई, ऊ, री, दीर्घ। ठीक है, ये तो आपको वैसे सामान्य नॉलेज के लिए, लेकिन यहाँ पर दीर्घ संधि का जो आपको रूल दिया गया है कि दीर्घ संधि होगी कहाँ, होता क्या है, ध्यान से देखना। क्या बताया? ह्रस्व या दीर्घ ए, ई, ऊ तथा री के बाद, देखना ध्यान से, इन ह्रस्व वर्णों के बाद यही होने चाहिए। ए, ई, ऊ, री के बाद समान स्वर आए। समान मतलब अगर मेरा कोई वर्ड है, यहाँ ए से ख़त्म हो रहा है और प्लस के बाद उत्तर पद में भी ए आ रहा है, तो दोनों को मिलकर दीर्घ हो जाएगा। मतलब अगर यहाँ पर भी मेरा ए है, देखिए फिर आपको एग्जाम्पल समझाऊंगी। मान लो मेरा यहाँ पर भी ए है पूर्व पद में और इधर भी ए है, तो इनको दीर्घ हो जाएगा। मीन्स दीर्घ मीन्स बड़ा आ। ठीक है, तो उदाहरण देखिए आप, फिर समझ लो। दीर्घ संधि में बताया क्या है, रूल क्या है? रूल है ह्रस्व या दीर्घ, यानी कि आपका यहाँ पर चाहे आपका दीर्घ आ जाए चाहे आपका ह्रस्व आ जाए, उनको होगा दीर्घ ही, उनको बड़ा ही होगा। तो क्या बताया? अ, ई, ऊ तथा री के बाद समान स्वर आ जाए। समान मतलब उस जैसा भी आ जाए, उससे थोड़ा अलग भी आ जाए, चाहे वो ह्रस्व हो चाहे दीर्घ, तो उनको मिलकर दीर्घ हो जाता है। अगर हमारा अ प्लस आ है तो आ ही बनेगा, अगर हमारा अ प्लस अ है तो भी आ बनेगा। उनको दीर्घ हो जाना, यानी कि ये मात्राएं लग जाना, आ की, बड़ी ई की, बड़े ऊ की और दीर्घ री की। ठीक है, तो इसका रूल समझ में आया। दीर्घ संधि का मतलब क्या है कि उसको बड़ा हो जाना। बड़ा मतलब उसको मात्राएं, जो हम दीर्घ की मात्राएं हैं, उन वर्णों की मात्राएं उनमें जुड़ जाना। किसमें? जब हम समस्त पद विग्रह करके जब समस्त पद बनाते हैं, जोड़ते हैं, उसमें आपकी दीर्घ मात्रा, दीर्घ आपको पता ही है, आ, ई, ऊ और दीर्घ री हो जाते हैं। अब देखिए उदाहरण आपको मैंने बताया है, यहाँ पर हर एक उदाहरण लिया है। सबसे पहले लिया है हमारा पूर्व पद में ए हो, उत्तर पद में आ हो गया, फिर भी उसको क्या बनेगा? आ। अब देखो बेटा, मैंने लिखा यहाँ पर हिम प्लस आलय, हिम प्लस आलय लिख दिया। हिम में जो मैंने यहाँ बताया कि मैं के अंदर आपका क्या है? ए, और यहाँ हमारा इसके बाद क्या है? आ, तो यहाँ पर आपका आ ही बनेगा। समझ में आई बात? और मैंने कल आपको पूर्व पद और उत्तर पद में आपको जब एग्जाम्पल करवाया था, आपको बताया था कि कैसे जुड़ेंगे, कौन कहाँ से क्या चेंज होगा। एक बार फिर से देख लो, बता देती हूँ। इस मैं के अंदर ए था और यहाँ पर आ था, ठीक है। और अब मैं जो मैंने कहा था आगे वाले, हमें अंतिम वर्ण को नहीं छेड़ना, अभी अंतिम वर्ण में जो स्वर था उसको हटाना है। और एज इट इज हिम, ही, ऐसे मैं के अंदर ए था, लेकिन मैं तो लिखा जाएगा ना, हमने तो अभी मैं के अंदर से जो स्वर है वो निकाला है, और इधर से क्या था? आ था, ये ख़त्म किया है, क्योंकि ये कह रहे हैं ये चीज़ें ख़त्म हो के इसको ये आ जाएगा। अब बेटा आ गया तो आ, हम यहाँ पर आ नहीं लिखेंगे, बच्चे यही मिस्टेक करते हैं, यही गलतियाँ करते हैं। नहीं, हमें क्या है, ये कह रहे हैं कि उस वर्ण को दीर्घ हो जाता है, ये मात्रा लगा देंगे। और यहाँ पर क्या बच गया था? लय और यह। एक बात और ध्यान में रखो कि जब भी संस्कृत में आपको इस तरह दे रखा है, लास्ट जो हमारा अंतिम वर्ण अगर विसर्ग वाला है तो समस्त पद में लास्ट में बेटा विसर्ग आएंगे। आप विसर्ग नहीं लगाओगे तो मिस्टेक होती है, ठीक है। फिर दूसरा उदाहरण है इसका, अगर पूर्व पद में भी आ हो, उत्तर पद में भी आ हो, तो भी उसको आ ही बनता है। जैसे विद्या प्लस आलय, विद्यालय, ठीक है।
ये हमारा आ और आ का था। अगर बड़ी ई छोटी ई हो तब भी बड़ी, छोटी ई छोटी ई हो तब भी बड़ी, दोनों बड़ी ई हो तब भी हमारी दीर्घ री हो जाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ई हरि प्लस इंद्र है, इसमें छोटी ई है, इधर भी छोटी ई, तो इसको क्या हुआ था, बड़ी ई, तो यहाँ पर रै को बड़ी ई की मात्रा लग जाएगी। देखो यहाँ अलग थी, यहाँ अलग, तो यहाँ कैसे हुआ, ये दीर्घ संधि के कारण हुआ, क्योंकि रूल क्या कहता है, यदि हमारा पूर्व पद में भी क्या हो, दीर्घ हो या ह्रस्व हो, उत्तर पद में दीर्घ या ह्रस्व हो, तो उसको दीर्घ ही होता है। ठीक है बेटा। फिर है ऊ वाला दे दिया मैंने, भानु प्लस उदय है, न में छोटा ऊ है, इधर ऊ है, दोनों को मिलके क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ, भानुदय है। फिर है री, ये हमारी ह्रस्वरी है, उनको मिलकर क्या हो जाएगा, दीर्घ री। दीर्घ री की पहचान ही यही है, थोड़ी सी इसकी थोड़ा सा यहाँ से नीचे हम थोड़ा और बढ़ा देते हैं इसको। ठीक है बेटे। फिर है जैसे इसका उदाहरण दे रखा है, मातृ प्लस ऋणम। अब मातृ में ये वाली री है, ये कौन सी है, छोटी है, इधर भी छोटी है, इन दोनों को क्या हो जाएगी, बड़ी री हो जाएगी, दीर्घ री हो जाएगी, री हो जाएगी, तो मातृनम। तो बेटा ये आपका स्वर संधि का दीर्घ संधि एक जो पहला भेद था उसके उदाहरण सहित मैंने आपको अच्छे से समझाया है। आप जितनी बार इसको लर्न करोगे, जितनी बार ध्यान से पढ़ोगे, ध्यान से समझोगे, आप उतने अच्छे से ही संधि को कर पाएंगे। तो प्रैक्टिस जरूरी है, अभ्यास बहुत ज़रूरी है। इनके उदाहरण देखना, इनकी परिभाषाएं देखना, इनके रूल देखना, रूल देखकर आप स्वयं समझ जाएंगे कि हाँ ये रूल बताया तो वैसा ही हो रहा है। तो बेटा आप इसकी संधि की जितना भी आपको अभी तक करवाया है उसको रिवाइज करना।